ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार और आज हम आपको इंटरमीडिएट क्लास यानी कक्षा 12 की क्लास में शिक्षा शास्त्र को पढ़ाने जा रहे हैं। शिक्षा शास्त्र को मैंने दो भागों में बांट रखा है। तो हम पहले खंड में आपको पढ़ा रहे थे वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा तथा मध्यकालीन शिक्षा। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया है ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा व्यवस्था। तो आज हम आपको उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पढ़ाने जा रहे हैं स्वतंत्र भारत में शिक्षा व्यवस्था, जिसमें आपको पहले दो वीडियो में आपको पढ़ाया गया है विश्वविद्यालय आयोग, जिसे हम राधाकृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं। इसके बाद में मैंने आपको माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, उसको पढ़ा दिया है। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इसी क्रम में, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार की शिक्षा व्यवस्था के जुड़ी हुई थी, आचार्य नरेंद्र देव समिति, जिसे माध्यमिक जो है शिक्षा पुनर्गठन समिति के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें आपको उत्तर प्रदेश में शैक्षिक प्रगति एवं उसके सही मूल्यांकन के लिए सुझाव देने हेतु जो है माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति, जो कि 1952 में जो है बनाई गई, जिसे आचार्य नरेंद्र देव समिति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आचार्य नरेंद्र देव इस समिति के अध्यक्ष थे। तो इस समिति में मैं आपको क्रमागत तरीके से पढ़ाते हुए पहले मैं आपको समिति का मुख्य कार्य क्षेत्र बताऊंगा, इसका मुख्य कार्य क्षेत्र क्या था। अगले में आपको बताऊंगा कि समिति की मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी, उनके बारे में अध्ययन कराएंगे। इसके बाद में इस समिति के गुण दोषों का अध्ययन करते हुए उसके तटस्थ मूल्यांकन का भी हम पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करेंगे। तो हम आज पहले पढ़ा रहे हैं आपको कि आचार्य नरेंद्र देव समिति क्या थी, इसका गठन क्यों किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको हम पढ़ाते रहेंगे। इसके लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका बहुत कुछ छूट सकता है। और इसमें अगर आप हमारे नए जो है दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो मिलें। आने वाले वीडियो के लिए आप बेल आइकन को दबाएं, जिसमें ऑल का एक ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे आने वाले आपसे संबंधित जो भी वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर। आचार्य नरेंद्र देव समिति उत्तर प्रदेश में शैक्षिक प्रगति के सही मूल्यांकन तथा उपयोगी सुझाव देने के लिए सरकार ने 1952 ईस्वी में एक विशेष समिति का गठन किया, जिसे माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, अतः इस समिति को आचार्य नरेंद्र देव समिति के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में इस समिति का विशेष महत्व स्वीकार किया जाता है। आचार्य नरेंद्र देव समिति ने विभिन्न पक्षों का विवरण इस प्रकार किया है। पहला है समिति का मुख्य कार्य क्षेत्र। इस समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की क्या स्थिति है तथा वहाँ कहाँ तक सफल हुई है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना था। जिन छात्रों ने व्यवहारिक तथा व्यावसायिक विषयों की शिक्षा प्राप्त की है, उन्हें क्या सफलता प्राप्त हुई है। साथ ही सामान्य शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा में किस प्रकार से समन्वय स्थापित किया जाए। प्रदेश में साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, रचनात्मक तथा कलात्मक वर्गों की वास्तविक स्थिति क्या है तथा छात्र छात्राओं के लिए वह कितने उपयोगी हैं। इस व्यवस्था से छात्रों को अपनी अभिरुचि तथा अभिवृत्ति के अनुसार विषयों के चुनाव में क्या सुविधा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त समिति के अध्ययन क्षेत्र में विद्यालय में प्रवेश, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों के चुनाव, प्रचलित हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कक्षाओं, शिक्षा संस्थाओं में अवकाश के दिनों का निर्धारण और व्यक्तिगत संस्थाओं में त्रुटियों को दूर करने आदि को सम्मिलित किया गया है। साथ ही दूसरा जो पॉइंट है वो ये है
कि समिति की प्रमुख सिफारिशें। जो समिति थी उसकी सिफारिशें क्या हैं। तो आचार्य नयनदेव समिति ने अपने कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किया और साथ ही शिक्षा के दोषों को ज्ञात करके उसके निवारण एवं सुधार के लिए उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किए। समिति ने जो सिफारिशें प्रस्तुत की उनमें पहला है पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव। पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव में आचार्य नयनदेव समिति में पाठ्यक्रम के विषय में सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा, कक्षा 9-10 में 6 विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा 11 और 12 में केवल 5 विषय ही होने चाहिए। हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में गणित को अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। बेसिक तथा जूनियर हाई स्कूल में पाठ्यक्रम में सुधार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रमुख एवं सहायक विषयों के विभाजन को समाप्त करने का भी सुझाव प्रस्तुत किया। दूसरा सुझाव दिया पाठ्य विषयों से संबंधित। पाठ्य विषयों के चुनाव से संबंधित जो समिति का मानना था उसमें अनेक छात्र पाठ्य विषयों के चुनाव में त्रुटि करते हैं, ऐसा समझा गया। अतः छात्रों को समुचित निर्देशन प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक जिले में मनोवैज्ञानिक केंद्र स्थापित किए जाने की सिफारिश की गई। प्रत्येक विद्यालय में कुछ ऐसे शिक्षक नियुक्त किए जाने पर जोर दिया गया जो छात्रों को पाठ्य विषयों के सही चुनाव के लिए उपयोगी सुझाव एवं निर्देशन प्रदान कर सके। इसके साथ साथ समिति ने यह सुझाव भी दिया कि प्रदेश में एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण अनुसंधान परिषद की स्थापना भी की जाए। इसके साथ साथ तीसरी सिफारिश थी प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा संबंधी सुझाव। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति, जिसे आचार्य नयनदेव समिति के नाम से जाना जाता है, ने प्राविधिक शिक्षा को उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माना तथा इस विषय में सुझाव दिया कि प्राविधिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुव्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही प्राविधिक शिक्षा को निःशुल्क करने का भी सुझाव दिया गया। पाठ्य पुस्तकों के चुनाव संबंधी सुझाव। समिति ने सुझाव दिया कि पाठ्य पुस्तकों के निर्धारण में प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों के सुझाव लेने चाहिए। साथ ही पाठ्य पुस्तकों को प्रतिवर्ष बदलना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग का दायित्व है कि पाठ्यक्रमानुसार लिखी गई सर्वोत्तम पुस्तकों की सूची प्रकाशित करे तथा विद्यालयों को उन्हीं में उपयोगी पुस्तक का चुनाव करना चाहिए। साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सुझाव जो दिया गया उसमें समिति ने साफ तौर पे कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का दायित्व एक लघु समिति को होना चाहिए जिसमें 5 सदस्य होने चाहिए। इस समिति में विद्यालय के प्रधानाचार्य का समुचित नियंत्रण होना चाहिए। इसके साथ साथ विद्यालय में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की स्वीकृति जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त करनी अनिवार्य चाहिए। इसके साथ साथ अनुदान प्राप्त विद्यालयों में सुधार संबंधी सुझाव भी दिए गए। नयनदेव समिति ने अपने अध्ययन के माध्यम से यह जाना कि प्रदेश में अनुदान प्राप्त विद्यालयों की स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी स्थिति शोचनीय है, इनमें सुधार की आवश्यकता है। इन विद्यालयों में सुधार के लिए आवश्यक है कि विद्यालयों की प्रबंध समिति को पूर्ण रूप से सुधारा जाए। समिति ने सुझाव दिया कि विद्यालय की प्रबंध समिति में 12 से अधिक सदस्य होने चाहिए, जिससे विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रबंध समिति का प्रत्येक 3 वर्ष बाद पुनर्निर्वाचित होना आवश्यक बताया गया। पंच फैसला बोर्ड संबंधी सुझाव। समिति ने सुझाव दिया कि विद्यालय में होने वाले विवादों के निवारण के लिए पंच फैसला बोर्ड स्थापित किया जाए। प्रत्येक विवाद इस बोर्ड द्वारा सुलझाया जाना चाहिए तथा बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जाना चाहिए। साथ ही अगली सिफारिश छात्रवृत्तियों संबंधी सुझाव था। छात्रवृत्तियों संबंधी सुझाव के रूप में जो सिफारिश की गई उसमें जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए अलग से छात्रवृत्ति परीक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस परीक्षा में सफल छात्रों को 2 वर्ष तक निर्धारित छात्रवृत्ति दी जाने का प्रावधान बताया गया। शिक्षण कार्य की अवधि संबंधी सुझाव। समिति ने सुझाव दिया कि
वर्ष में 200 दिन विद्यालय में शिक्षण कार्य आवश्यक होना चाहिए। वैसे वर्ष में अधिक से अधिक 235 दिन तक विद्यालय खुल सकते हैं। ग्रीष्मावकाश व शरद अवकाश के अतिरिक्त वर्ष भर में 31 दिन से अधिक अवकाश नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था संबंधी सुझाव भी दिया गया। समिति ने सुझाव दिया कि विद्यालयों में सभी छात्रों का, विशेष रूप से गरीब छात्रों का प्रवेश निःशुल्क होना चाहिए, अर्थात प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लेना चाहिए। धार्मिक शिक्षा संबंधी सुझाव। समिति ने सुझाव दिया कि छात्रों के समुचित नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए विद्यालय में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही भाषा तथा प्रश्न पत्रों के विभाजन संबंधी सुझाव में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर हिंदी के पाठ्यक्रम में संस्कृत का अनिवार्य रूप से समावेश होना चाहिए तथा 4 वर्ष अर्थात कक्षा 9 से 12 तक के लिए होना चाहिए। हाई स्कूल स्तर पर हिंदी के 3 प्रश्न पत्रों की व्यवस्था का सुझाव दिया गया तथा प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए 35-35 अंक निर्धारित किए गए। तृतीय प्रश्न पत्र के लिए 30 अंक रखे गए। अगला है कक्षाओं में परिवर्तन संबंधी सुझाव। इस समिति ने शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए एक सुझाव प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत कहा गया कि इंटरमीडिएट विद्यालयों में कक्षा 12 को बीए के साथ संबद्ध कर दिया जाए तथा बीए के इन संयुक्त पाठ्यक्रम को 3 वर्ष कर दिया जाए। इसके साथ ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9, 10, 11 की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। आयु एवं उपस्थिति संबंधी सुझाव। पुनः शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए एक अन्य सुझाव प्रस्तुत किया गया। इस सुझाव के अंतर्गत स्पष्ट कर दिया गया कि उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की आयु कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए। 16 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी सुझाव दिया गया कि परीक्षा में बैठने की अनुमति केवल उन्हीं छात्रों को दी जानी चाहिए जिनकी विद्यालय में कम से कम 50% उपस्थिति हो। इसके साथ साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास संबंधी सुझाव भी दिया गया। इस समिति ने एक सुझाव दिया जिसके अंतर्गत कहा गया कि शिक्षा की इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षा के दौरान केवल पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल न दिया जाए बल्कि बच्चों के बहुपक्षीय विकास पर बल दिया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षा में शारीरिक परिश्रम, पाठ्यक्रमेत्तर गतिविधियों, सामाजिक कार्यों, रोचक कार्यक्रमों और विचार विमर्श पर भी समुचित जोर दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट आता है समिति की सिफारिशों का मूल्यांकन। तो समिति की सिफारिशों का मूल्यांकन जो है आचार्य नयन देव समिति ने शैक्षिक प्रगति के लिए अनेक सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत की, जिनमें उसके गुण और दोषों का संक्षिप्त विवरण बताया गया है। तो सबसे पहले समिति के गुण को देख लेते हैं। समिति के गुण जो हैं वो निम्न प्रकार हैं, जैसे कि ऐसा माना जाता है कि समिति द्वारा उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा के विषय में किया गया व्यापक अध्ययन अपने आप में महत्वपूर्ण था तथा इसके द्वारा की गई समीक्षा संपूर्ण देश के लिए उपयोगी और लाभकारी थी। इस समिति ने माध्यमिक स्तर की शिक्षा के संगठन को और अधिक व्यवहारिक रूप प्रदान करने का कार्य किया। इसके साथ साथ इस समिति ने छात्रों के कुशल निर्देशन की व्यवस्था पर बल देकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया। ये प्रावधान छात्रों के लिए लाभकारी समझा जाता है। अगला पॉइंट है पाठ्य पुस्तकों के चुनाव एवं निर्धारण के विषयों में दिया गया समिति का सुझाव भी सराहनीय माना गया। इसके साथ साथ समिति द्वारा विद्यालयों को सरकारी अनुदान प्रदान करने की सिफारिश भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रावधान से विद्यालयों की आर्थिक कठिनाइयाँ कम होती हैं तथा शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने में सहायता मिलती है। समिति ने विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जिस व्यवस्था की सिफारिश की उसे भी सराहनीय माना गया। इस व्यवस्था के माध्यम से विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देने का सुझाव भी महत्वपूर्ण है। इससे शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में योगदान मिलता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इसके जो
गुण हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, जिसने उत्तर प्रदेश में शिक्षा के महत्व को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। अगला है आचार्य नयनदेव समिति के दोष। समिति के तटस्थ मूल्यांकन के लिए समिति के दोषों का उल्लेख करना भी आवश्यक हो जाता है। समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों के कुछ तथाकथित दोष हैं जो इस प्रकार हैं। कुछ बिंदुओं पर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को अनुपयुक्त माना जा रहा था। इस संदर्भ में समिति ने कोई महत्वपूर्ण सुझाव नहीं दिया, ये इसकी एक कमी है। इसके साथ साथ जहाँ तक शिक्षकों के वेतन, कार्य दशाओं तथा सेवाओं तथा शर्तों आदि का प्रश्न है, इस विषय में भी समिति ने कोई उल्लेखनीय विचार प्रस्तुत नहीं किया। साथ ही समिति ने विद्यालयों की प्रबंधन समितियों को अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनाने के लिए कोई ठोस सुझाव नहीं प्रस्तुत किया। साथ ही साथ समिति ने सरकारी शिक्षा विभाग तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के विषय में भी कोई टिप्पणी नहीं की। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आचार्य नरेंद्र समिति के गुण और दोषों का सामान्य परिचय प्राप्त हो जाने के बाद तटस्थ रूप से कहा जा सकता है कि समिति के सुझाव सराहनीय थे तथा इनसे आगे चलकर शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न लाभ हुए। ब्रिटिश काल में भी समय समय पर भारतीय शिक्षा के विकास एवं सुधार के लिए आयोग एवं समितियां गठित होती रहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत सरकार ने शिक्षा को विशेष महत्व प्राथमिकता देने का काम करते हुए 1948-49 में राधाकृष्णन आयोग, 52-53 में मुदालियर आयोग नियुक्त किए। इन आयोग ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा के विभिन्न पक्षों में सुधार एवं परिवर्तन के लिए अनेक उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किए। इन्हें सरकार के कुछ अंशों में लागू भी किया गया था। तो इस प्रकार आचार्य नयनदेव समिति का जो सुझाव है, सिफारिशें हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें काफ़ी हद तक अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना कब की गई तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? विद्यालय में होने वाले विवादों को निपटाने के लिए आचार्य नयनदेव समिति ने किस फैसला बोर्ड का सुझाव दिया था? इसका उत्तर लिखना है। उत्तर प्रदेश में शैक्षिक प्रगति के सही मूल्यांकन तथा उपयोगी सुझाव देने के लिए 1952 में किस समिति का गठन किया गया? इसका नाम क्या है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अवश्य बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारे आपके विषय से संबंधित जो भी वीडियो आने वाले हैं वो आप तक प्राप्त होते रहें। इसके लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।